डियर स्टूडेंट्स, मैं नीता बर्मन द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के मंच पर फिर से आप लोगों के साथ अपने इकोनॉमिक्स के चैप्टर वैश्वीकरण की विशेषताएं और उनकी चुनौतियों के बारे में चर्चा करने आई हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण की प्रारूप के बारे में चर्चा की थी। मैं आज ये भी कहना चाहूँगी कि आप लोग जब भी मेरे वीडियो में शामिल हो तो एक कॉपी और कलम लेके ज़रूर बैठें। जो भी आपको इम्पोर्टेंट बातें समझ में आए उसको नोट डाउन ज़रूर करें। उससे आपको जल्दी से याद करने और रिकॉल करने के लिए मदद मिल सकती है। तो चलिए आज के टॉपिक पे हम प्रकाश डालें। आज का टॉपिक है वैश्वीकरण की विशेषताएं और इनकी चुनौतियाँ। वैश्वीकरण की विशेषताएं और उनकी चुनौतियों के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने अपने लास्ट वीडियो में वैश्वीकरण के अर्थ और वैश्वीकरण की परिभाषा को एक्सप्लेन किया था। आज फिर से थोड़ा शॉर्ट में उसी के साथ आज की शुरुआत करती हूँ। बच्चों, आज हम रह रहे हैं एक ऐसे समय में जहां पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तकनीक, व्यापार और संस्कृति के माध्यम से। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। पर सवाल ये उठता है कि क्या वैश्वीकरण सिर्फ एक आर्थिक प्रक्रिया है या हमारे समाज, संस्कृति और जीवन के हर पहलू को बदल रहा है? आइए जानते हैं वैश्वीकरण के विशेषताएं और चुनौतियां एक संतुलित दृष्टिकोण से। आज जो भी मैं अपने वीडियो में बताऊंगी उसके साथ ये भी आप लोग को कहना चाहूँगी कि जो मेरे वीडियो से आप लोग को लगे कि कुछ भी इम्पोर्टेंस बात है तो उसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉपी कलम लेके बैठनी चाहिए। तो आइए शुरुआत करती है वैश्वीकरण के अर्थ और परिचय। फिर से दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों का तेजी से बढ़ना। 20वीं सदी के अंत में जब संचार और परिवहन के साधनों में क्रांति आई तो इस प्रक्रिया ने और गति पकड़ी। सरल सहज शब्द में अगर कहें तो जब दुनिया में बाजार, विचार और संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आने लगे तो उसे ही हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, व्यापार का विस्तार करना। द्वितीय पार्ट में वैश्वीकरण की विशेषताएं आती है। अब बच्चों, हम समझते हैं कि इनकी क्या क्या विशेषता है। सबसे पहली विशेषता है आर्थिक एकीकरण। देश अब अपने बाजारों और कंपनियों को वैश्विक स्तर पर खोल रहा है। जैसे भारत में विदेशी ब्रांड्स और एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं, उसी तरह से बाहर के बाजार में, मार्केट्स में हमारी भारत की कंपनियां भी अपनी जाल बिछा रहे हैं। मतलब बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ावा मिल रही है। दूसरी विशेषता तकनीक और सूचना क्रांति। इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल माध्यम ने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, जिसे हम अगर सहज कर शब्द में कहें तो एक वैश्विक ग्राम कंप्लीट बन चुका है, जिसमें पूरे विश्व के जितने भी देश हैं लगभग सभी अपने अपने मार्केट्स को खोल रखा है। तीसरी जो विशेषता है ये दूसरे विशेषता से बहुत ज़्यादा संपर्कित है। ये है सांस्कृतिक विनिमय। आज हम हॉलीवुड के फिल्में देखते हैं और विदेशों में लोग भारतीय योग सीखते हैं, भारत के पिक्चर्स देखते हैं। ये हो गया सांस्कृतिक आदान प्रदान। ये सांस्कृतिक आदान प्रदान के सबसे बड़ा उदाहरण है। जब हमारे देश के लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ की भाषाएं सीखते हैं, वहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। ठीक उसी तरह से जब विदेश के लोग हमारे भारत में आते हैं तो यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम में लेते हैं, भाग लेते हैं और अपनी भागीदारी भी देते हैं, और भाषाओं की लेन देन तो खूब स्वाभाविक सी बात है। एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे दो दोस्त मिलते हैं, दो भाषाएं वाले, अपने स्कूल में भी, तो वो उनका आपस में भाषाओं की लेन देन करते हैं वार्तालाप से। ये छोटी सी उदाहरण से आप लोग समझ सकते हैं कि विदेशों में या ओपन मार्केट में
विश्व के दरबार के ओपन मार्केट में कैसे लोग अपने अपने संस्कृतियों का आदान प्रदान कर रहे हैं। चौथी विशेषता, वैश्विक व्यापार और निवेश। कंपनियां अब एक देश में उत्पादन करती हैं और दूसरे देश में अपना सामान बेचती है। इससे पूरी दुनिया एक जुड़ी हुई है, सप्लाई चेन बन गई है आपस में। कैसे? ओपन मार्केट के डिमांड पर डिपेंड करता है ग्लोबलाइजेशन किस तरह की होगी। मतलब अगर हमारे उदाहरण के तौर पे ले लें कि हमारे देश के जो सूती वस्त्र विपणन कंपनियां हैं जो सूती वस्त्र बनाते हैं, वो देखते हैं कि विदेश के मार्केट में कितना डिमांड है। अगर लोग ज़्यादा सपोज सीधी सी उदाहरण बच्चों, अगर 10 घर में सूती वस्त्र का डिमांड है तो वो उतना ही उत्पाद करेंगे। अगर 10 घरों से ज़्यादा घरों में लोग सूती वस्त्र को पसंद करते हैं तो ऑब्वियसली खूब स्वाभाविक सी बात है कि उसका उत्पादन वृद्धि करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज वो पूर्ति नहीं कर पाएंगे। ऐसे ओपन मार्केट में निर्भर करता है व्यापार की डिमांड कितनी है। ठीक, अब बाकी बचे जो भी उत्पाद रहते हैं वो आपस में एक देश में जितने डिमांड होते हैं उतना देने के बाद अगर उनके उत्पादन बच जाते हैं, उसको फिर हम लोग ये बोला जाएगा कि वैश्वीकरण के चलते उसको हम लोग दूसरे देशों में बेच सकते हैं, मार्केट में जाके दे सकते हैं। तो हमारा उत्पाद जो है वो मतलब खराब नहीं हुआ, वेस्ट नहीं गया, बर्बाद नहीं हुआ। ये वैश्वीकरण ही हमें संभव कराता है। अब रही वैश्वीकरण की चुनौतियाँ, इसकी भूमिका तो हम लोग देखें, लाभ कितनी है ये भी देखें। अब इसमें चुनौती क्या क्या आता है। पहली चुनौती है आर्थिक असमानता। बड़े देश और बहुराष्ट्रीय कंपनियां अधिक लाभ कमाती है क्योंकि उनके पास अपना पावर ज़्यादा होता है, इकोनॉमिक पावर, जबकि छोटे किसान और स्थानीय उद्योग पीछे छूट जाते हैं। अब बताओ, अगर हमारी बड़ी कंपनियां, हमारी देश की ले लो, जो टेलीकॉम कंपनी जियो ओपन मार्केट में जा सकते हैं, या हम किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, कोई भी ब्रांडेड अच्छा ब्रांड अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा ओपन मार्केट में। क्या ये संभव है? जहां आप रहते हैं, हम रहते हैं, हमारे पास के गांव के किसान जो है वो जाके अपना बेस्ट दे सकता है अपने ओपन मार्केट में? क्योंकि उनके पास इतना उपलब्धता भी नहीं है, उनके पास इतना इकोनॉमिक पावर भी नहीं है, वो इतने स्ट्रांग है ही नहीं कि वो डायरेक्ट जाके वहां पे ओपन मार्केट में अपना चीज़ें बेच सके। तो ये एक चुनौती है। दूसरी चुनौती है सांस्कृतिक आक्रमण। पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से हमारी परंपराएं और भाषाएं धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। जैसे यहाँ के युवा हर समय, जैसे ये एक हमारे जीवन का जो सर्कल है वो एक घड़ी के सुई की तरह है, चलती है। जैसे आज जो छोटे बच्चे वो कल किशोरावस्था में जाएंगे, फिर युवक होंगे, फिर बूढ़े हो जाएंगे बाद में, तो उसी तरह से शुरू से चलते आ रहा है। अब जो आज छोटे बच्चे वो कल बड़े होंगे, परसों बूढ़े हो जाएंगे। इस तरह से हर समय में नवयुवक समाज में रहता ही है। अब यंग कल्चर का क्या है कि कभी कभी कुछ बाहर की जो संस्कृति है वो इतना ज़्यादा अडॉप्ट कर लेते हैं कि अपने यहाँ की संस्कृति, अपने देश के संस्कार को, परंपरा को वो भूलते जा रहे हैं, उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। तो किसी और की संस्कृति या संस्कार को अपनाना कोई बुरी बात नहीं है बच्चों, पर हमारी अपनी संस्कृति और संस्कार को पीछे छोड़ देना या उससे नाता तोड़ लेना या उनसे मुंह मोड़ लेना बहुत बड़ी गलती है। ये कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो ये वैश्वीकरण के वजह से ये एक सांस्कृतिक आक्रमण वाले ये चुनौती भी सामने आई है। तीसरी चुनौती है पर्यावरण हानि। ये क्या है? बढ़ते उद्योग और उत्पादन और उपभोग ने प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दिया है, निस्संदेह। क्योंकि ज़्यादा
उदाहरण के तौर पे ज़्यादा लकड़ी का सामान अगर चाहिए तो वृक्ष काटे जा रहे हैं, और वृक्ष काटने से मृदा संरक्षण नहीं हो पा रही है, और भी बहुत सारी आपदा आ रही है, प्राकृतिक आपदा। तो इस सब को रोकने के लिए हमें क्या करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करनी चाहिए। आजकल जो स्कूलों में चली हुई हैं इस पे हमें फिर से गौर करनी चाहिए। जैसे एक वृक्ष माँ के नाम, हम कहते हैं किसी के नाम अगर नहीं भी करनी है, बस प्रकृति के नाम एक वृक्ष तो जरूर ही लगानी चाहिए, और लगाने के लिए प्रेरित भी करनी चाहिए। चौथी चुनौती क्या है? रोजगार की असुरक्षा। ऑटोमेशन और आउटसोर्सिंग की वजह से स्थानीय नौकरियां घट रही है, मैन पावर घट रहे हैं, नौकरियां वैसे भी घट रही है। तो पांचवी चुनौती और लास्टली जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है राजनीतिक चुनौतियाँ। ये आप लोग की समझ से थोड़ा परे होगा, क्योंकि आप लोग अभी छोटे बच्चे हो, 10th के परीक्षा दोगे, आप समझोगे कि राजनीतिक चुनौतियाँ क्या होती है। ये एक वैश्विक शक्ति संतुलन और व्यापारिक विवाद भी इसी वैश्वीकरण का परिमाण